बच्चों सुबह लीव एनकैशमेंट सॉरी लीव ट्रैवल कंसेशन का पॉइंट लिखा नहीं ना अपन ने आंसर। इलिस्ट्रेशन 11 चल रहा है। चलो याद आ रहा है कि अभी आपको लीव ट्रैवल कंसेशन सुबह क्या पढ़ा था हमने? जो भी मिलता है पैसा ऐड करो, एग्जम्पशन मिलेगा जितना आपने खर्चा किया है उतना, बट खर्चा कितना अलाउ होगा? फैमिली वालों का अलाउ होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का अलाउ होता है, सिर्फ ट्रैवल का। फैमिली में कौन कौन आता है? असेसी, स्पाउस, ब्रदर सिस्टर, चिल्ड्रन, पेरेंट्स। कितने बच्चों का अलाउ होता है? 2 बच्चों का, ठीक है। बट अगर सपोज फर्स्ट चाइल्ड के बाद ट्विंस पैदा हुए, मल्टीपल बर्थ्स हो रहे, तो तीनों का मिलेगा। और अगर सपोज पहले ही अगर मल्टीपल बर्थ्स हो गए तो जितने भी हुए मल्टीपल बर्थ्स उतने का मिलेगा, वापस एक और बच्चे का नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इलस्ट्रेशन 11 का आंसर लिखो जैसे बता रहा हूं। सिंस द सन्स एज since since the sun's age is more than since the sun's age is more than twin daughters, comma, all of them all of them would be eligible all of them would be eligible for claiming exemption all of them would be eligible for claiming exemption of leave travel concession under section 10(5) अंडर सेक्शन 10(5). 5 रेगुलर है, रोमन नंबर नहीं है, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैराग्राफ, restriction of two children restriction of two children for exemption restriction of two children of for exemption won't apply to multiple births after first child. Multiple births, BIRTHS, birds बोला, birds। थोड़ा मतलब कॉमन सेंस भी कभी कभी यूज करना चाहिए कि वहां क्या फिट होगा, बट नहीं, हम तो वही सुनेंगे जो हमारे कान बोल रहे हैं। मल्टीपल बर्ड्स आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड, फुल स्टॉप। रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, उसमें भी बर्ड्स ही सुनाई देगा जो बोला है। नेक्स्ट पैराग्राफ, लास्ट, देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन therefore total amount of exemption under section 10(5) under section 10(5) is rupees 60,000 is rupees 60,000। ब्रैकेट में लिखो 45,000 प्लस 15,000। हो गया? ऑलराइट बच्चों, दिस वाज आंसर टू इलस्ट्रेशन 11। 12 का क्या है आंसर? 12 में 3 बच्चों का नहीं मिलेगा, 2 बच्चों का मिलेगा, 1 का नहीं मिलेगा, है ना। देखो वहां पे इलस्ट्रेशन 12 का आंसर लिखो, since the age of twin daughter is more than the age of since the क्या लिखा, since the age of twin daughters कर दो उसको, is more than the age of son, comma,
exemption under section 10(5), exemption under section 10(5) shall be allowed, exemption under section 10(5) shall be allowed for LTC, for LTC only with respect to twin daughters, only with respect to twin daughters, full stop. आगे लिखना, therefore total amount of exemption, therefore total amount of exemption under section 10(5) is कितना होगा, ₹55,000, ₹55,000. ओके, ब्रैकेट में लिखो 45,000 प्लस 10,000, 45,000 प्लस 10,000. ठीक है बच्चों, ये आंसर आपने लिख लिया है तो एक नया हेडिंग लिखो, वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन. सेक्शन के साथ हेडिंग लिख दो, रेफरेंस दे दो उसका, आपके नोट्स में कहां लिखा है देखो. आगे क्या लिखा आपने हेडिंग, कहां है ये देखो, लीव एनकैशमेंट के बाद देखना, पेज नंबर 100. लिखा क्या सबने, पेज नंबर 100 रेफरेंस लिख दिया. अभी सुनो बच्चों, बहुत इजी पॉइंट है, इसको मतलब इसमें कुछ है नहीं ज्यादा. पहले तो ये कॉन्सेप्ट किसी को पता है क्या, वॉलेंटरी रिटायरमेंट क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वॉलेंटरी रिटायरमेंट. खुद से रिटायर हो रहा है, क्यों, बस हो गया उसको. जैसे सुबह मैं बोल रहा था वॉलेंटरी रिटायरमेंट, दिस इज अ बिट डिफरेंट बट प्लीज लिसन. वॉलेंटरी रिटायरमेंट ये एक स्कीम चलता है गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स में. बात को बहुत अच्छे से सुनना, डिटेल में बता रहा हूं रीजनिंग के साथ, नहीं तो इसको कुछ और इंटरप्रेट करके आप इसको रट्टा मारोगे. वॉलेंटरी रिटायरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, दिस इज जनरली सीन इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. क्यों ऐसा, देखो आपने कभी ऐसा सुना है क्या कि गवर्नमेंट जॉब अगर किसी को लग गया तो लाइफ सेट है ना. इनफैक्ट रूरल एरियाज में बहुत जगह शादी के लिए एक क्राइटेरिया है, लड़के को गवर्नमेंट जॉब चाहिए. वाई आर पीपल सो ऑब्सेस्ड विद गवर्नमेंट जॉब्स, बताओ रीजन. मेन रीजन इज जॉब सिक्योरिटी. प्राइम रीजन, गवर्नमेंट जॉब अगर किसी को लग गया मतलब वो गवर्नमेंट एंटिटी लॉस में भी रही तो भी गवर्नमेंट उसको चलाएगी, इतना लोगों को भरोसा आता है. लुक एट बीएसएनएल, भगवान से भी नहीं लगता, नेटवर्क इतना वीक है ना. लॉस मेकिंग एंटिटी है, फिर भी मतलब चल रही है. ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू वन सच एग्जांपल. ओके, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट एंटिटीज है जो लॉस में है, फिर भी गवर्नमेंट उसको चलाती है ना. वो गवर्नमेंट के पास पैसा तो बहुत है, टैक्स का, टैक्स ही पड़ रहे हैं और उससे गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है. द पॉइंट इज आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज बच्चों, गवर्नमेंट जॉब्स जो होते हैं ज्यादा सिक्योर्ड होते हैं इस चक्कर में. और गवर्नमेंट जॉब सिक्योर्ड तो होते हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट बहुत आसानी से किसी को निकालती नहीं है. प्राइवेट सेक्टर में जो एजिलिटी होता है कि भाई ये पर्सन काम नहीं कर रहा है इसको निकाल दो, वो टेंडेंसी ही नहीं है, वो सोच ही नहीं है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, है ना. अब देखो इस चक्कर में क्या होता है, बहुत पर्सन का एज भी हो चुका है और उसकी जरूरत भी नहीं है, फिर भी वो काम ही कर रहा है. और गवर्नमेंट के पॉलिसीज के हिसाब से गवर्नमेंट किसी को नौकरी से निकालती भी नहीं है. अब प्रॉब्लम है, अब एक काम करने के लिए जहां पे
10 लोग चाहिए, वहां पे 20-20 लोग है ना। शायद आपने इकोनॉमिक्स स्टडी किया होगा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज अ वेरी कॉमन फिनोमेना विच इज हैपनिंग इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। प्लीज बात में लिखो, सुनो पहले। तो इसलिए क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ना एक स्कीम लेके आती है और स्कीम के तहत बोलती है कि देखो, क्योंकि आप तो हम तो आपको निकाल नहीं सकते, आप खुद ही निकल जाओ, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। ठीक है, वो एम्प्लॉय बोलेगा सर फिर हमको क्या मिल रहा है, हम खुद से क्यों, हम इतना अच्छा जॉब हम क्यों छोड़े जब हमको पैसे मिल रहे तो। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, स्कीम निकालती है और स्कीम के तहत उनको बोलते हैं ठीक है भाई, हम आपको थोड़ा लमसम पैसा देंगे, आप निकल जाओ जॉब से। पैसा दे रही है गवर्नमेंट, और पैसा देके उनको पटाके बोल रही है भाई निकल जा तू, तेरी जरूरत नहीं है। और वो स्कीम में बहुत सारे लोग जिनका एज हो चुका है, वो क्या सोचते हैं, ठीक है भाई पैसे मिल रहे हैं, कहा हम लोग काम करेंगे, पैसे ले लेते हैं एंड रिटायरमेंट ले लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एज वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन। अगर कोई पर्सन ने वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन लिया है, रिसीव किया है गवर्नमेंट से, और वो रिटायर हो चुका है, तो ये वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन एम्प्लॉई को मिल रहा है उसके जॉब की वजह से, एम्प्लॉयर से। एनी मनी विच एम्प्लॉई इज गेटिंग फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर वुड बी कंसिडर्ड अंडर सैलरीज। अब उसको क्या करना है, अब गवर्नमेंट को यहाँ पे इसको थोड़ा बढ़ावा देना था, तो गवर्नमेंट ने इसको एग्जाम भी किया है। बट एग्जामेशन कितना मिल रहा है वो हम लोग 1010 इस सेक्शन के तहत समझेंगे। तो जो भी अमाउंट मिला है वो ऐड करो हर बार की तरह। और यहाँ पे एग्जामेशन 4 चीजों का लिस्ट है। कौन सी 4 चीज है, कंपेंसेशन जो मिला है वो 5 लाख का एक सीलिंग लिमिट है, ठीक है, और 3 मंथ्स सैलरी इनटू कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस, 3 मंथ सैलरी इनटू completed years of service, and last क्या लिखा है, last on salary into remaining months of service left. What is meaning of remaining months of service left? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जनरली एक एज क्राइटेरिया होता है कि आप इतने साल तक ही काम कर सकते हो। सपोज गवर्नमेंट ने बोला 65 ईयर्स तक ही कोई काम कर सकता है, और वो पर्सन 60th ईयर में रिटायरमेंट ले रहा है, तो 5 साल का सर्विस अभी भी बचा था, तो वो हमें 4th वाले पॉइंट में काम में आएगा कैलकुलेशन में। ठीक है, इधर सैलरी का मीनिंग वहां लिख देना साइड में, सैलरी हियर इज सिमिलर टू एचआर। क्या लिखोगे, सैलरी हियर इज सिमिलर टू एचआरए। राउंडिंग ऑफ का इसने कुछ बोला नहीं है, इग्नोर करना है मतलब फ्रैक्शन को। ठीक है, ऑलराइट। तो बच्चों ये एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका कुछ है नहीं इसके अंदर, एकदम सीधा ऐड करो और ये 4 चीजों का लिस्ट है, टेंडेंसी में एग्जाम्शन मिल रहा है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन गिवन इन इलस्ट्रेशन 9। आप लोग आओ इलस्ट्रेशन 9 में। हाँ, can you try this? Mr. Datta received voluntary retirement compensation of 7 lakh after 30 years, 4 months of service. He still has 6 years of service left. At the time of voluntary retirement, he was drawing basic salary of 20,000 per month. Dearness allowance which forms part of pay, मतलब रिटायरमेंट पर्पसेस के लिए है वो पूरा 5,000 हर महीने का। Compute is taxable voluntary retirement compensation assuming he does not claim any relief under section 89। ये रिलीफ का कॉन्सेप्ट एकदम एंड में सिखाऊंगा, इग्नोर करो वो लाइन को। और अभी जैसे मैंने बताया कि 4 चीजों का लिस्ट होता है, कैलकुलेट करना क्या है आपका आंसर। हाँ बोलो कितना आ रहा है, 5 लाख आ रहा है। क्या कैसे कैसे निकाला आपने? 7 लाख में से आपको 4 चीजें निकालनी है। एक तो सीलिंग लिमिट कितना है, 5 लाख, उसके बाद 7 लाख, ठीक है, और 3 मंथ सैलरी इंटू कंप्लीटेड यूज ऑफ सर्विस। व्हाट इज 3 मंथ्स का सैलरी, एचआरए जैसा निकाला रहेगा आपने, 20,000 प्लस 5,000 इंटू 3 मंथ्स का इंटू 30 ईयर्स, 22,50,000, बहुत ही बड़ा नंबर है। एंड लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट। लास्ट ड्रॉन सैलरी कितना था, 25,000 इंटू
रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट 6 साल इंटू 12, तो सबसे छोटा नंबर 5 लाख ही है, तो 5 लाख एग्जाम्शन मिलेगा, टैक्सेबल इज 2 लाख। क्या बोल रहे हो? नहीं, राउंड ऑफ करते हैं बेसिकली, हम लोग फ्रैक्शन को इग्नोर कर रहे हैं। रिमेनिंग मंथ्स कैसे निकालोगे? 6 साल का सर्विस लेफ्ट है, 6 साल का सर्विस लेफ्ट है, क्वेश्चन में दिया है। कौन से 8 महीने? वो क्यों करना है? इतना इतना 30 साल 4 महीने काम किया, और यहां से और आगे उसका 6 साल एग्जैक्ट लेफ्ट था, खत्म। क्वेश्चन में जो दिया हम लोग उसी को कंसिडर करेंगे, 6 years ऑफ सर्विस लेफ्ट, उससे कैलकुलेशन करना है। ठीक है, ओके बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, 4 चीजें निकालनी है, लीस्ट माइनस करना है। हाँ, नहीं, राउंडिंग ऑफ मतलब बेसिकली यार ग्रे एरिया है, मॉडल में लिखा नहीं कुछ, पर क्वेश्चन से क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। आई जस्ट कंफर्म दिस, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं, कंफर्म करके बोलता हूं एक बार। इलस्ट्रेशन नंबर 9 बच्चों, लेट्स स्टार्ट राइटिंग दिस। वहां लिखना कैलकुलेशन ऑफ, सेकेंड, हाँ, कैलकुलेशन ऑफ क्या पूछा है आपको? टैक्सेबल वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल voluntary retirement compensation of Mr. Datta, for AY 26-27। हो गया? Particulars and make 2 columns, rupees inner outer। Particulars में नंबर 1, सबसे पहले क्या लिखोगे? वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन, वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन। आउटर कॉलम में 7 लाख, उसके नीचे नंबर 2, एग्जाम्शन, लेस एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 1010C, exemption under section 1010C shall be least of the following, shall be least of the following। Number 1, amount received, इनर कॉलम में 7 लाख लिखो। नंबर 2, सीलिंग लिमिट 5 लाख। नंबर 3, 3 months salary into completed years of service, 3 months salary into completed years of service। सैलरी निकालना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखो नोट 1, 7 से 8 लाइंस छोड़ दो। ठीक है, फिर लिखना नोट 1, नोट 1, सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ एग्जम्पशन, नोट 1, सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ एग्जम्पशन। ठीक है, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स में नंबर 1, बेसिक सैलरी 1 महीने का ही निकालो बच्चों, हम लोग को 3 months का उसको कन्वर्ट करना है। बेसिक सैलरी 1 महीने का कितना है? 20,000। उसके नीचे नंबर 2, डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस 5,000।
टोटल 25,000। आ जाओ मेन आंसर में, वहां कैलकुलेशन बताओ। 25,000 इंटू 3 इंटू 30, 25,000 इंटू 3 इंटू 30 कितना आ रहा है? 22,50,000 इनर कॉलम में। लास्ट फोर्थ पॉइंट, लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू रिमेनिंग ईयर्स ऑफ सर्विस, सॉरी रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस, लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस। करो कैलकुलेट। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। 25,000 इंटू 6 इंटू 12। मैं गरीब हूं बहुत। कितना आ रहा है? 18 लाख। ये रहा वर्षा चाय पिला रहे, एक आंसर पिज्जा खिला रहे। मैं सिलेबस खत्म कर रहा हूं। 5 लाख माइनस कर दिया उन्होंने, कर दिए। लेस एफिशिएंट फ्रॉम देम। 5 लाख माइनस कर दिया। नंबर 4, देयरफॉर टैक्सेबल वॉलंटरी कंपेंसेशन। खुद से कर लो, अभी ये कंक्लूड करो चलो। ऑलराइट, हो गया क्या बच्चों? चलो बच्चों, इफ दिस इज डन, आप लोग एक काम करो। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया में अभी हम लोग आ रहे हैं। कैन यू पुट दी हेडिंग? एक सेकंड बच्चों। बच्चों परक्विजिट्स स्टार्ट करें अभी हम लोग यहां से। परक्विजिट्स, परक्विजिट्स आप लोग हेडिंग लिखो, और हेडिंग लिखने के बाद ये वाला हेडिंग देखो। पहले मेन हेडिंग लिखो परक्विजिट्स नोटबुक में, और ये वाला लिखना वैल्यूएशन इन केस ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। लिखा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क करो। वेरी इंपॉर्टेंट। डरा है क्या? चालू ही नहीं कभी तक। चार्ट 1 वो अलाउंसेस का था। लिखा सबने हेडिंग? अभी पर्क्विजिट्स के जो भी एडजस्टमेंट्स है, हर हर एक पे एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं। बच्चों अभी बहुत अच्छे से सुनना क्या बता रहा हूं। एक्चुअली इजी कैलकुलेशन वाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट कॉन्सेप्ट एक बार समझ लो क्या बता रहा हूं। अलाउंसेस हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अभी मैं पर्क्विजिट्स आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। एग्जैक्टली पर्क्विजिट्स और अलाउंसेस में मेन डिफरेंस आपको पता है ऑलरेडी, ऐसा मेरा समझना है। सही है क्या? ओके बच्चों, पर्क्विजिट्स में क्या होता है? काइंड में या फिर कोई दूसरे तरीके से फायदा मिल रहा है। फायदा किसको हो रहा है? एम्प्लॉय को।
एम्प्लॉयर की वजह से कैश नहीं मिल रहा है, कैश मिलता है तो उसको हम लोग अलाउंस बोलते हैं। अभी हम लोग परक्विजिट्स किस तरीके से अलग अलग होते हैं और उसका वैल्यूएशन कैसे करना है वो सीख रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड क्या बता रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। अलाउंसेस में बच्चों बहुत इजी होता है कैलकुलेशन, परक्विजिट्स में you need to do some calculations and then come to the conclusion कि भाई इतना आंसर आ रहा है, ऐसा क्यों? देखो एक सिंपल चीज है, अलाउंस में क्या हो रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सीधा कैश दे रहा है अलग अलग रीजन के लिए। घर का रेंट पे करना है, पैसा ले ले, हाउस रेंट अलाउंस। महंगाई बढ़ गई है, पैसा ले ले, डियरनेस अलाउंस। ओवर टाइम काम किया, पैसा ले ले, ओवर टाइम अलाउंस। तो यहाँ पे कैश कितना गया है एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को वो तो पता ही होता है, इधर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं इसको वैल्यू करना। बट क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ कुछ केसेस में वैल्यूएशन बिकम्स डिफिकल्ट। नाउ लुक एट दिस केस, एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, एम्प्लॉय को अब कोई बेनिफिट दे रहा है, वो बेनिफिट जो है वो काइंड में होने की वजह से हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि भाई कितना फायदा हुआ है। समझ में आई बात? लुक एट दिस केस, देख लो क्या लिखा है। अभी मैं जो आपको परक्विजिट सिखा रहा हूं उसमें हम लोग सबसे फर्स्ट जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं उसका हेडिंग देख लो क्या लिखा है यहाँ पे। दिस इज वैल्यूएशन इन केस ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। इसका मीनिंग क्या है, जो एम्प्लॉई है वो अपने एक प्रॉब्लम लेके जा रहा है एम्प्लॉयर के पास। एम्प्लॉय बोल रहा है सर आप जो मेरे को पगार दे रहे हो, ये पगार में मेरे घर का रेंट जो है वो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो एम्प्लॉयर क्या कर रहा है पता है, एम्प्लॉयर जो है वो उसको घर प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो घर का रेंट जो है ना वो एम्प्लॉयर का लुकआउट है। ठीक है, सी हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम हाउस रेंट अलाउंस। सुनो, हाउस रेंट अलाउंस एंड अनफर्निश्ड हाउस दोनों में डिफरेंस है। देख लो प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम था कि भाई किराए का घर है एम्प्लॉई का और एम्प्लॉई किराए के घर में रह रहा है और उसका रेंट का प्रॉब्लम है क्योंकि रेंट बहुत ज्यादा है। तो इसका सोल्यूशन कैसा है, या तो एम्प्लॉयर उसको घर का रेंट का अलाउंस दे देगा, कैश दे दिया, और एम्प्लॉय को बोल रहा है देख भाई ये पैसे रख ले और वापस ये प्रॉब्लम मेरे पास मत लेके आ। इजी सोल्यूशन, एम्प्लॉयर ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा है। ठीक है, बट इसका एक और सोल्यूशन है क्या, एम्प्लॉयर को डाउट आ रहा है यार ये ऐसे ही मेरे से पैसे ले रहा है अलाउंस का, और हो सकता है कि ये जो प्रॉब्लम बता रहा है उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि मैंने बताया फादर के घर में रह रहा है और हाउस रेंट अलाउंस ले रहा है, तो इसमें बहुत बदमाशी हो सकती है। इसलिए अभी इसको सॉल्व कैसे करना है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को खुद एक अनफर्निश्ड हाउस प्रोवाइड कर रहा है। समझ में आया? अब इसमें दो सिनेरियोस बन सकते हैं, या तो ये अनफर्निश्ड हाउस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनफर्निश्ड हाउस पहले ये बताओ, फर्नीचर के बगैर। ठीक है, अच्छा मतलब सिर्फ घर दिया है रहने को, फर्नीचर का हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर रहे। ऑब्वियसली बच्चों अगर फर्नीचर के साथ घर भी दिया है तो हमें दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सीधी सीधी बात है, जितना फायदा ज्यादा उतना वैल्यूएशन ज्यादा। ठीक है, जितना फायदा कम उतना वैल्यूएशन कम। राइट नाउ आई एम टीचिंग यू सिर्फ घर का, जो खाली घर है फर्नीचर के बगैर, वो अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने के लिए प्रोवाइड किया है उसका हिसाब कैसे होता है वो मैं सिखा रहा हूं। क्लियर? ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड। ये जो अनफर्निश्ड हाउस है बच्चों, या तो इसमें दो सिनेरियोस हो सकते हैं, या तो एम्प्लॉयर का खुद का है, ये ओन करता है, एम्प्लॉयर खुद ओनर है। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि एम्प्लॉयर ओनर नहीं है और जो थर्ड पार्टी ओनर है उसको एम्प्लॉयर ने रेंट पे कर दिया और वो एम्प्लॉय को बोल रहा है तू रहे यहाँ पे, बाकी सब मैं इसके मकान मालिक से मैं बात कर लूंगा। बात आपको समझ में आ रही है क्या? फिर से रिपीट कर रहा हूं, बेसिकली एम्प्लॉय का हेडेक जीरो हो गया। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होगा बताओ, वो जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट का जो अग्रीमेंट बनता है वो एम्प्लॉयर और जो मकान मालिक है उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। एम्प्लॉय को सिर्फ जाके रहना है, एम्प्लॉय को सिर्फ जाके वहां पे रहना है, तो एम्प्लॉय का हेडेक ही जीरो हो गया। ओके, सारा एफर्ट किसने उठा लिया, घर ढूंढने का, रेंट भरने का, वो एम्प्लॉयर कर रहा है। एंड दिस इज नॉट अलाउंस, दिस इज अ बेनिफिट व्हिच एम्प्लॉय इज गेटिंग। ये अलाउंस क्यों नहीं है, क्योंकि हाथ में पैसा नहीं दिया। बेसिकली एम्प्लॉयर बोल रहा है भाई तेरे को अगर रहने का प्रॉब्लम है ना, तेरा जुगाड़ मैं कर रहा हूं। या तो उसका खुद का घर दे देगा जो ओन कर रहा है एम्प्लॉयर, या तो फिर वो कहीं से घर ढूंढ के वो खुद मकान मालिक से बात करके वो खुद उसका रेंट पे करके एक अग्रीमेंट कर रहा है उसके साथ, और इसको बोल रहा है तू सिर्फ रहने का काम कर, बाकी सब मैं देख लूंगा। ठीक है, नाउ ये देख लो वैल्यूएशन हम लोग सीख रहे हैं इन केस ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। नाउ लेट मी जस्ट गिव यू एन इंटरेस्टिंग सिनेरियो। सुनो,
सपोज एम्प्लॉयर है, इसने क्या किया, इसने इसको अनफर्निश्ड हाउस दे दिया, ठीक है, बट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय और उसका हमने वैल्यूएशन किया, उसका हमने क्या किया, वैल्यूएशन। सपोज हमारे हिसाब से एम्प्लॉय को जो बेनिफिट मिला है एम्प्लॉयर से, ये जो अनफर्निश्ड हाउस का जो वैल्यू निकाला वो आया से 2 लाख रुपए। कितना आया, 2 लाख रुपए। और लास्ट में क्वेश्चन में एक नोट लिखा है, क्या लिखा है नोट, क्वेश्चन में एक चीज और ऐड कर दी है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो घर दे रहा है फ्री में नहीं दे रहा है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला थोड़ा तो तेरे को रेंट मेरे को देना पड़ेगा, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से रेंट वसूल कर रहा है, ऐसा लिखा है। सपोज रेंट रिकवर किया है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से 5,000 रुपए पर मंथ का, इसका मीनिंग बताओ ना क्या निकालोगे। हमने घर का वैल्यूएशन निकाला, घर का जो बेनिफिट था कितना निकला, 2 लाख। ये एम्प्लॉयर की वजह से एम्प्लॉय को फायदा हो गया, बट पूरा फायदा 2 लाख का नहीं हुआ है, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से हर महीने 5,000 वसूल भी कर रहा है। अगर वसूली करता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से, इसका सीधा मतलब ये है कि एम्प्लॉय का टू दैट एक्सटेंट बेनिफिट कम हो गया। बोलो कितना वसूल कर रहा है, हर महीने 5,000, पूरे साल का 60,000। तो ये 60,000 जो है ना, जो वैल्यू किया था हमने घर का, उसमें से माइनस कर दो। क्यों माइनस करना है, बिकॉज अगर एम्प्लॉय को अपनी जेब से पैसा देना पड़ रहा है, इसका मतलब उसको ये सस्ते में मिला है, फ्री में नहीं मिला है, सस्ते में मिला है। तो टू दैट एक्सटेंट आपको क्या करना है, वैल्यूएशन कम करना है। परक्विजिट क्या होता है, जो फायदा है वो ही कैलकुलेट करेंगे, फायदा कम हो जाएगा तो माइनस कर दो। फायदा कम कैसा होगा, अगर कुछ रिकवरी हो रही है, एम्प्लॉयर ने कुछ वसूल किया तो। इज इट क्लियर, ये बेसिक चीज बता रहा हूं। अभी हम लोग पूरा चार्ट समझते हैं, ध्यान दो, इधर आ जाओ। अभी मैं आपको फिर से रिपीट करके बता रहा हूं, हम लोग अभी क्या सीख रहे हैं, सिर्फ खाली घर का वैल्यूएशन कैसे करते हैं वो सिखा रहा हूं, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब यहां पे ये चार्ट में सबसे फर्स्ट आपको एक क्वेश्चन पूछना है, एम्प्लॉयर कौन है, क्या गवर्नमेंट है एम्प्लॉयर या कोई अदर है, ठीक है। ये देख लो बच्चों, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, म्युनिसिपैलिटीज को यहां कवर नहीं किया है, म्युनिसिपैलिटी से अदर में आएगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉयर है आपका, तो वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को लेके गवर्नमेंट क्या करती है, लाइसेंस फी पे करती है। क्या पे करती है, लाइसेंस फी। तो जो भी क्वेश्चन में लाइसेंस फी का अमाउंट दिया ना, दैट इटसेल्फ इज नथिंग बट द बेनिफिट व्हिच एम्प्लॉई इज गेटिंग फॉर दैट हाउस फ्रॉम एम्प्लॉयर। सीधा हिसाब है, वापस रिपीट कर रहा हूं, सुनो। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को ओन करती है और गवर्नमेंट खुद वो प्रॉपर्टीज एम्प्लॉई को दे रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई को दे रही है, ठीक है। आपने सुना होगा बहुत सारे गवर्नमेंट ऐसे क्वार्टर्स होते हैं जहां पे उनके एम्प्लॉइज रुकते हैं, ओके। तो अगर ऐसा कुछ केस है जहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है और गवर्नमेंट ने उस प्रॉपर्टी को लेके कुछ लाइसेंस फीस वगैरह पे किया, तो उतना पैसा एम्प्लॉय का बच गया। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉयर उसका हिसाब देख रहा है और एम्प्लॉय का टू दैट एक्सटेंट फायदा हो गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, सबसे इजी है, क्यों, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन में दिया जाएगा लाइसेंस फीस जितना गवर्नमेंट ने पे किया उतना एम्प्लॉय का फायदा, खत्म, केस क्लोज, ओके। अच्छा, बट दिस इज नॉट वेरी कॉमन। ज्यादा कॉमनली हम लोग कौन से केसेस देखेंगे क्वेश्चंस में, अदर एम्प्लॉयर। अगर कोई दूसरा प्राइवेट एम्प्लॉयर है जो एम्प्लॉय को इस तरीके से घर प्रोवाइड कर रहा है, तो इसमें 2 सिनेरियोज है अभी जो मैं आपको बता रहा था। या तो हो सकता है कि वो घर खुद एम्प्लॉयर ओन कर रहा है, या तो उसने कहीं लीज पे लेके फिर अपने एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दे दिया। 2 सिनेरियोज है, ठीक है। अब ये देख लो, अगर अकोमोडेशन एम्प्लॉयर का खुद का है और वो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर यूज करने के लिए दिया है, तो अब इसका वैल्यूएशन करेंगे हम लोग। वो डिपेंड करता है कि वो प्रॉपर्टी जिस एरिया में है उस एरिया का पॉपुलेशन क्या है। लेट मी जस्ट गिव यू पर्सपेक्टिव, सुनो। जैसे 2000 स्क्वायर फुट का प्रॉपर्टी नांदेड़ में वर्सेस 2000 स्क्वायर फुट का प्रॉपर्टी मुंबई में, दोनों का रेंट सेम होगा क्या यार, क्यों नहीं। बेसिकली पॉपुलेशन मेक्स अ ह्यूज इंपैक्ट, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कौन से सिटी में कितना ज्यादा पॉपुलेशन है, कितना पॉपुलेशन डेंसिटी है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं। मुंबई के केस में बच्चों बहुत ज्यादा महंगा है मुंबई, क्यों, बिकॉज बहुत पॉपुलेशन बहुत कम एरिया में रहता है, इसलिए मुंबई में बहुत महंगाई है और वहां पे रेंट ज्यादा है। 2000 स्क्वायर फुट का अगर कोई किसी का घर है तो मुंबई में वो बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा रिच होगा। वैसे नांदेड़ में तो 2000 स्क्वायर फुट ठीक है यार, इज जस्ट एनी अदर गाय, है ना।
कंपैरिजन पर्सपेक्टिवली बता रहा हूं। तो अगेन यहां पे गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है देखो अगर एम्प्लॉयर खुद वो अकोमोडेशन को ओन करता है तो उसका जब हम लोग वैल्यूएशन करेंगे तो ये 2011 सेंसस के हिसाब से वो जगह का पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है, तो 10% ऑफ द सैलरी विल बी कंसिडर्ड एज परक्विजिट। और वो जगह का पॉपुलेशन 15 लाख से ज्यादा और 40 लाख तक है तो 7.5%, और अगर उससे भी कम है पॉपुलेशन तो 5% ऑफ सैलरी। तीन इन्होंने बेसिकली रेट्स दे दिए, 10%, 7.5%, 5%। सुनो अच्छे से, अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है। क्या बोला मैंने, आपको पॉपुलेशन चेक करना है वो जगह का। क्यों, क्योंकि लॉजिक तो एक बार मैंने आपके दिमाग में डाल दिया भाई, अगर एम्प्लॉयर वो प्रॉपर्टी को ओन कर रहा है तो प्रॉपर्टी से जो रेंट बच रहा है एम्प्लॉय का वो फायदा हो गया उसका। वो प्रॉपर्टी कौन से लोकेशन पे, दैट रियली मैटर्स अ लॉट। क्यों, क्योंकि अगेन लोकेशन टू लोकेशन सेम एरिया का आपका वैल्यूएशन चेंज होगा। अब यहाँ पे हिसाब क्या है, 2011 का सेंसस लिया है, कौन से साल का, 2011 का। अब यहाँ पे आपके दिमाग में डाउट होगा सर 2011 के बाद भी तो अपने पास लेटेस्ट नंबर अवेलेबल है, कौन सा, 2021 का। ठीक है, 2021 का नंबर रेडिली अवेलेबल भी नहीं है, प्लस ये 2011 का ही हम लोग रेफरेंस पॉइंट पकड़ रहे हैं। उसका रीजन है, सुनो, दिस पॉइंट, ये जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, दिस वाज रिसेंटली अमेंडेड, 2-3 साल पहले, 2-3 साल पहले अमेंड हुआ है। आप बिलीव नहीं करोगे, 2-3 साल पहले जब ये चार्ट मैं सिखाता था तब 2001 सेंसस को पकड़ते थे रेफरेंस पॉइंट, 2001 है ना, 2001 सेंसस को रेफरेंस पकड़ रहे थे। अब गवर्नमेंट ने उसको चेंज करके 2011 लिख दिया। ठीक है, अब उसमें चेंजेस भी लाए, बट ऑफ कोर्स मैं पुराना पॉइंट आपको पढ़ा के कंफ्यूज नहीं करूंगा। 2011 सेंसस देना है ना, और वो जगह का पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है तो 10%, 15 के ऊपर 40 तक है तो 7.5, और दूसरे प्लेसेस का 5%। बहुत बार क्वेश्चन में पॉपुलेशन नहीं देगा सर, फिर कैसे समझना, हम पॉपुलेशन लर्न करके जाएगा, नहीं, कॉमन सेंस यूज करो। अगर क्वेश्चन में दिल्ली लिखा है, मुंबई लिखा है, कोलकाता लिखा है, हैदराबाद लिखा है, पुणे लिखा है, ज्यादा सोचना नहीं है, ये सारे बहुत बड़े सिटीज है यार, इनका पॉपुलेशन 40 लाख के ऊपर ही है, तो 10% आपको लेना पड़ेगा। लगा तो नीचे ऑन अ सेफर साइड नोट लिख दो, हमने अज्यूम किया ये जगह का पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है। समझ में आई क्या बात बच्चों, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन में आपको देगा पॉपुलेशन कितना है, इज इट क्लियर। अभी तक ट्विस्ट नहीं आया, सेकंड और थर्ड कैटेगरी क्या वो चेक नहीं कर सकते, वो तो क्वेश्चन में देगा, है ना। इतना भी ज्योग्राफी पढ़ के मत जाओ, हर जगह का पॉपुलेशन लर्न कर रहे हो। ओके, क्वेश्चन में देगा वो सेकंड और थर्ड के लिए। फर्स्ट के लिए मैंने आपको एक क्लू दिया। ओके, अच्छा बच्चों लिसन, इधर सैलरी लिखा है, सैलरी लिखा है क्या। अब इधर इन्होंने कुछ तो अजीब बोला है, इधर सैलरी एचआरए जैसा नहीं है। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम लोग अब नया कुछ सैलरी पढ़ रहे है ना। अब यहां पे सैलरी में क्या क्या आएगा बच्चों देख लो, खतरनाक लिस्ट लिखा है, सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ परक्विजिट्स। यहां पे क्या क्या आएगा सुनो, क्या बोल रहा है, क्या कल ध्यान दो, बेसिक सैलरी आएगा, डियरनेस अलाउंस ब्रैकेट में क्या लिखा है, मतलब इफ फॉर्मिंग पार्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, वो कंडीशन अगर मीट होता है तो ही ऐड करोगे, समझा क्या, कंडीशनल का मीनिंग लिख दो। चलो एचआरए वगैरह मत लिखो, कंफ्यूजन होगा ज्यादा। ठीक है, अच्छा सुनो नेक्स्ट पॉइंट, अरे ध्यान दो इधर सभी लोग, बेसिक ऐड करना है, ठीक है, डियरनेस अलाउंस ऐड करोगे, यस। अब नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये बोल रहा है ऑल टैक्सेबल कंपोनेंट्स, जो भी टैक्सेबल कंपोनेंट्स हैं सब ऐड करो। टैक्सेबल कंपोनेंट्स लेके क्या लिखा है, मतलब कुछ एग्जाम्पशन माइनस हो तो माइनस करके जो टैक्सेबल वाला अमाउंट है वही ऐड करना है। अब इसमें क्लैरिफिकेशन दिया है, बोनस दिया है ऐड करो, अलाउंसेस ऐड करो, अलाउंसेस ऐड करना है, मतलब फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्वेश्चन में दिया है, क्या करोगे, ऐड करके जो लेस करते हैं वो लेस करेंगे, जो टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है वो ऐड करना है यहां पे सैलरी के लिए। एक सेकंड, इसका मतलब क्या है आपको बता रहा हूं, कभी भी क्वेश्चन में अगर ये वाला परक्विजिट का एडजस्टमेंट आया, इसका कैलकुलेशन एंड में ही होगा, जब सारे अलाउंसेस आपने कैलकुलेट कर लिए
फिर ही आप ये सब निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूं? बिकॉज ये कैलकुलेशन के लिए आपको सारे अलाउंसेस ऐड करने हैं। ठीक है, अच्छा कमीशन दिया ऐड करो। यहां पे कमीशन के लिए ऐसा नहीं बोला है एचआरए में जैसा रहता है वैसा नहीं बोल रहे, मतलब कोई भी लमसम रहो या मत रहो वहां लिख दो, लमसम और नॉट, फर्क नहीं पड़ता है। टैक्सेबल वही तो बोल रहा हूं, टैक्सेबल कॉम्पोनेंट। तो टैक्सेबल अलाउंस क्या होगा आफ्टर एग्जाम्पशन? पूछने दे, सही डाउट पूछ रहा है वो, कभी तो होता है ऐसा। गुड डाउट, तारीफ कर रहा हूं ये, समझा सबको? अच्छा बच्चों यहां पे एक और लाइन लिखा है, कैन यू आंसर दिस? हाँ बोलो। हाँ मैं वो क्लैरिफाई करूंगा, रुको। बच्चों यहां पे और क्या बोल रहे हैं, परक्विजिट्स मस्ट नॉट बी एडेड, मतलब क्यों, ऐसा क्यों लिखा है? और परक्विजिट तो निकाल रहे हैं, परक्विजिट के लिए परक्विजिट ऐड करो, मतलब वो एक्स निकालना है अपने को, वो एक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। ये क्या बोल रहा है, कोई भी तरीके के परक्विजिट्स हम लोग यहाँ ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट द परक्विजिट इटसेल्फ। ऑब्वियस है, ठीक है, पर्पसेस को इग्नोर करना है। ओके अच्छा, अब आपके दिमाग में और डाउट्स आएंगे, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सर पेंशन ग्रेचुटी वो ऐड करना है क्या? नहीं, वो भी एक टाइप का पर्क्विजिट ही है उसको वैसे ही ट्रीट करना है। ठीक है, सुन लो मेरी बात, मैं ज्यादा उसको और कुछ गलत वर्ड बोल के आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। पर्क्विजिट, पेंशन, लीव एनकैशमेंट, ये जो सारे रिटायरमेंट के बाद के जो बेनिफिट्स होते हैं ये सब इग्नोर करना है। वहां लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ग्रेटुइटी वगैरह जो भी है सब इग्नोर करना है। नहीं, अलाउंसेस इन्होंने बोला है यार, अब जो है वो है, अलाउंसेस ऐड करना है। अलाउंस क्वेश्चन में देगा तो समझेगा ना अलाउंस है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ जनरल डिस्क्रिप्शन। ग्रेचुटी इग्नोर करो, पीएफ इग्नोर करो, लीव एनकैशमेंट इग्नोर करो, पेंशन इग्नोर करो, वॉलेंटरी कंपनी वो भी इग्नोर करो। जो जो अभी तक पढ़ा है ऐसा मत करो, वहां लिख दो ना यार एक प्रॉपर लिस्ट क्या क्या इग्नोर करना है। नोट लिखा है यहाँ पे, देख लो एक चीज और बच्चों, सुनो, अरियर्स ऑफ सैलरी एंड एडवांस रिसीव्ड मस्ट ऑल्सो बी इग्नोर्ड। ठीक है, अच्छा एक चीज आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई हियर बच्चों, ये मैंने बोला नहीं, आप फर्स्ट लेक्चर में बोलना चाहिए था। सैलरी जो है ना वो टैक्सेबल जो होता है, इट इज टैक्स ऑन ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। एक काम करो ना, आपने जहां पे भी एकदम फर्स्ट सैलरीज का कुछ भी लिखा होगा नोटबुक में, वहां पे ये लिख दो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ सैलरी। बता रहा हूं, बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ सैलरी क्या लिखा, ड्यू और रिसीट विच इज अर्लियर। अपना कल कोई टेस्ट नहीं है? अच्छा कल आप लोग 12 बजे आ सकते हो? आपका पेपर जल्दी छूट रहा है ना यार। खाना खाना पड़ता। ठीक है, लेट्स सी। आपने ये लिखा है कि ड्यू और रिसीट विच इज अर्लियर। 2 मिनट रुको, ये पॉइंट बताने दो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूं यार। 2 मिनट रुक जाओ, बीच में से आपको कॉन्सेप्ट मैं छोड़ नहीं सकता हूं। ड्यू और रिसीट विच इज अर्लियर, इसका मीनिंग क्या है, सुनना अच्छे से बच्चों। इज इट पॉसिबल कि असेसी क्या कर रहा है, 12 मंथ्स का सैलरी तो ले रहा है, बट नेक्स्ट ईयर के 2 मंथ्स का सैलरी उसने एडवांस में उठा लिया। अपना जो प्रीवियस ईयर है 25-26, इसके 12 मंथ्स का तो पगार ले लिया उसने,
और मार्च वाले मंथ में छोटा मुंह करके बोल रहे हैं एम्प्लॉयर को, सर मेरे को थोड़ा और ना एडवांस चाहिए, अगले 2 महीने मत देना पगार। मतलब अगला साल जो अपना नेक्स्ट ईयर कौन सा, प्रीवियस ईयर 26 27, इसके जो स्टार्टिंग के 2 मंथ्स है अप्रैल एंड मई, ये 2 मंथ्स का इसने एडवांस में ले लिया। कब, मार्च के मंथ में, मार्च 26 में। अब क्वेश्चन ये, जब टैक्स पे करने की बारी आएगी तो ये 12 महीने के पगार पे टैक्स भरेगा या 14 मंथ्स के पगार पे टैक्स भरेगा? तो उसके लिए यहां पे इन्होंने, गवर्नमेंट ने पहले बोल दिया ड्यू हुआ या रिसीव हुआ, दोनों में से जो भी पहले हो रहा है तब हम लोग टैक्स लगा देंगे। अब ये जो 2 मंथ्स का पगार था ये ड्यू हुआ नहीं अभी तक, बट रिसीव कर लिया इसने पहले, तो अर्ली क्या है यहाँ पे, रिसीव्ड इज अर्लियर, तो जब मिला तब टैक्सेबल हो गया। आपको बात समझ में आ रही है? मतलब इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, अगर आप कुछ एडवांस में सैलरी उठा रहे हो तो वो टैक्सेबल होगा, उस पर डायरेक्टली टैक्स लग जाएगा। क्लियर है? ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एडवांस में अगर सैलरी उठाते हो और आपको आपके प्रीवियस ईयर में से 14 मंथ्स का सैलरी उठा लिया, 12 महीने का तो आपके प्रीवियस ईयर उठाया ही है, और अगले साल का भी एडवांस में उठा लिया 2 महीने का, तो आपको 14 मंथ्स के सैलरी पे पहले टैक्स लग जाएगा। इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, गवर्नमेंट बहुत जुगाड़ू है, गवर्नमेंट पहले टैक्स लगाने का बहाना देखेगी आपसे, अगले साल वापस वो 2 महीने के पगार पे टैक्स नहीं लगेगा, तो कॉमन सेंस है। अगले साल फिर 10 मंथ्स के इस पे आपको टैक्स भर रहे हैं, डबल डबल टैक्स थोड़ा होगा। ठीक है, अच्छा नाउ अंडरस्टैंड, इसमें एक और सिनेरियो सुनो। अपने प्रीवियस ईयर 25-26 में आरसीसी ने बेचारे ने पूरे 12 मंथ्स काम किया, बट उसका जो एम्प्लॉयर है उसका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं चल रहा था, तो एम्प्लॉयर ने 10 मंथ्स का सैलरी दे दिया, 2 मंथ्स का जो है वो बोल रहा है नेक्स्ट ईयर दूंगा। 2 महीने का मिला नहीं बेचारे एम्प्लॉई को, वो क्या बोल रहा है अगले साल दूंगा, है ना, मतलब अप्रैल वाले मंथ में मैं दे दूंगा। बच्चों ये ड्यू हो गया है, रिसीव नहीं हुआ। पहले क्या हो गया, पहले ड्यू हो गया, रिसीव्ड इज लेटर, ड्यू इज अर्लियर। तो पहले ड्यू और रिसीव्ड विच इज अर्लियर, मतलब अपने प्रीवियस में ड्यू हो गया, टैक्स लग गया। एंड दिस इज अ वेरी डेंजरस प्रोविजन। क्यों? इसका मतलब क्या है, बेचारे एम्प्लॉय को सैलरी हाथ में नहीं मिल रहा है बट टैक्स भर रहा है। नाउ दिस वुड बिकम वर्स्ट इन अ केस जहां पे, रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉय ने पूरे 12 महीने काम किया और एम्प्लॉयर ने एक भी महीने का पगार नहीं दिया, और अब पूरे 12 महीने पे गवर्नमेंट उसको टैक्स मांग रही है। ऐसा कब होगा यार, बताओ? विजय माल्या का केस एग्जैक्टली exactly। ऐसे में एम्प्लॉइज जो है वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे, क्योंकि 12 महीने पगार नहीं मिल रहा है। अरे यार 1-2 महीने पगार नहीं मिलते तो एम्प्लॉय स्ट्राइक पे जाता है। ठीक है, इस केस में इमेजिन करो 12 महीने काम किया, पगार ही नहीं मिला, दूंगा दूंगा बोल के दिया ही नहीं, है ना। और अब ऐसे केस में क्या हो रहा है, टैक्स भरने के लिए गवर्नमेंट आ जाएगी। वाई? बिकॉज प्रोविजन ही वैसा बना है, ड्यू और रिसीव्ड व्हिच इज अर्लियर। खतरनाक प्रोविजन है। समझ में आया क्या बताया? ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट। अच्छा यहां पे क्या बोल रहा है, इधर जब हम लोग सैलरी निकालेंगे हम लोग सिर्फ करंट ईयर निकालेंगे, अरियर या एडवांस कुछ है तो उसको इग्नोर करो इस पर्पस के लिए। मतलब यहां पे अपने प्रीवियस ईयर के 12 महीने और अगले 2 महीने का हमने अगले साल का भी लिया, हम लोग वो अगले 2 महीने, अगले साल के 2 महीने का हिसाब हम लोग यहाँ इग्नोर करेंगे, एडवांस सैलरी, सिर्फ करंट ईयर का जो हिसाब है वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। इज इट क्लियर? यहां पे 1-2 चीजें और लिखो, क्या क्या इग्नोर करने वो बता रहा हूं। यहां लिखो इग्नोर पेंशन, पीएफ, लीव एनकैशमेंट, ग्रेच्युटी, वॉलेंटरी रिटायरमेंट, जो भी है। नहीं वो ऐड करना है, टैक्सेबल कंपोनेंट है वो मिसलेनियस बहुत कॉमन टर्म है, उसको ऐसे कुछ भी इंटरप्रेट मत करो, उसमें बोनस भी आता है। ट्रैवल वाला लेना पड़ेगा। इट्स अ रेयर केस यार, रेयरली ऐसा होता है कि कोई एम्प्लॉय इतना बार, मैं तो हाइपोथेटिकली बताया 12-12 महीने नहीं मिल रहे पगार। ओके बच्चों, स्टॉप हियर कल करते हैं।